व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज हम ओपेम के बारे में पढ़ेंगे। ये मॉड्यूल 7 का लेक्चर 1 है। आज का लेक्चर में हम देखेंगे कि ओपेम होता क्या है और ओपेम का पिन आउट डायग्राम और इसके सिंबल और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ओपेम होता क्या है। ओपेम की फुल फॉर्म होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। मतलब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये एम्पलीफायर तो है ही, इसके साथ साथ इसके नाम के आगे जुड़ा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह डिवाइस एसी व डीसी सिग्नल के एम्पलीफिकेशन के साथ साथ उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। मीन्स एम्पलीफिकेशन का मीनिंग हम जानते हैं कि क्या होता है कि अगर हमारा सिग्नल वीक है तो उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर आउटपुट में जो डिवाइस देती है वो कहलाती है एम्पलीफायर। तो ये एसी और डीसी सिग्नल का एम्पलीफिकेशन तो करता ही है, साथ ही साथ उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि हम कह लें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ टू इनपुट, सब्ट्रैक्शन, लॉगरिथमिक लेना, किन्हीं नंबर्स का लॉगरिथमिक लेना, एंटी लॉग लेना, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी ये परफॉर्म करता है। हम इसके डिफरेंट लेक्चर्स में इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन देखेंगे कि एडिशन कैसे करता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करता है, लॉग कैसे लेता है, डिफरेंशिएशन करता है, ये इंटीग्रेशन करता है। मीन्स ओपेम एक डिवाइस है जो एम्पलीफिकेशन के साथ साथ डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है। अब एम्पलीफिकेशन का हमारा मीनिंग क्लियर होगा आप सबको कि एम्पलीफिकेशन से मतलब है कि जो वीक सिग्नल है उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाकर आउटपुट में देना। तो हम आज के लेक्चर में सबसे पहले ये देखेंगे कि ओपेम का पिन आउट डायग्राम क्या है। अब ओपेम के पिन आउट डायग्राम में जैसे हम देखते हैं कि ओपेम के लिए मेनली जो आईसी है वो आईसी 741 काम में ली जाती है। आईसी 741 एक 8 पिन आईसी है। ये 10 पिन, 12 पिन और 14 पिन में भी अवेलेबल होती है, लेकिन जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं उनके लिए हम 8 पिन आईसी को यूज़ लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इस आईसी की पिन पे कौन सी पिन पे क्या दिया जाता है वो एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट पिन है, इस पे ऑफसेट नल सिग्नल दिया जाता है। ऑफसेट नल सिग्नल फर्स्ट और फिफ्थ पिन के बीच में देते हैं। फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में ऑफसेट नल दिया जाता है। अब यह ऑफसेट नल क्या होता है, ये हम इसकी अभी कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इससे रिलेटेड, ओपेम से रिलेटेड, उसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ऑफसेट नल। तो फर्स्ट और फिफ्थ पिन के बीच में ऑफसेट नल सिग्नल दिया जाता है। सेकेंड एंड थर्ड इसकी इनपुट पिन होती है। सेकेंड पिन है इन्वर्टिंग इनपुट और थर्ड है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब इन्वर्टिंग इनपुट से क्या मतलब है कि जो हम इनपुट सिग्नल देते हैं वो अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर आउटपुट में मिलता है, इस सेकंड पिन पे इनपुट देने से जो आउटपुट मिलता है वो 180 डिग्री फेज शिफ्टेड मिलता है, इसलिए ये कहलाता है इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है। और जो थर्ड पिन है वो कहलाती है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो नॉन इन्वर्टिंग से यहाँ ये मीनिंग है कि थर्ड पिन पे जो हम इनपुट सिग्नल देंगे वो जब आउटपुट में मिलेगा तो सेम फेज में मिलेगा जिस फेज में हमारा इनपुट सिग्नल है। तो नॉन इन्वर्ट मतलब इसने सिग्नल को इन्वर्ट नहीं किया, जबकि सेकेंड पिन पे अगर हम जो सिग्नल दे रहे थे वो इन्वर्ट होकर आउटपुट में मिल रहा था, इसलिए इसे बोलते हैं हम इन्वर्टिंग इनपुट। एंड थर्ड पिन इज नोन एज नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब इस आईसी को वर्क करने के लिए सप्लाई देनी पड़ेगी, तो फोर्थ और सेवेंथ पिन पे सप्लाई दी जाती है। फोर्थ पिन पे हम देते हैं -VEE और इस पे सेवेंथ पे देते हैं +VCC। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते थे -V और +V, बस ये इंडिकेट करता है कि यहाँ नेगेटिव देते हैं, नेगेटिव सप्लाई दी जाती है, और यहाँ पॉजिटिव डीसी वोल्टेज इसको वर्क करने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ हमने देख ही लिया कि फर्स्ट एंड फिफ्थ के बीच में हम ऑफसेट नल सिग्नल देते हैं। 6 पिन हमारी आउटपुट है और 7th पिन है +VCC और 8th इज़ नॉट कनेक्टेड, मतलब 8th पिन को हम इसमें कनेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर 741 में 2 इनपुट टर्मिनल्स हो गए सेकेंड एंड थर्ड पिन पे, और एक आउटपुट टर्मिनल हो गया जो कि 6 पिन पे लिया जाता है। अब इस 741 आईसी का ये तो पिन आउट डायग्राम था। अब हम देखेंगे ओपेम का सिंबल क्या होता है, कि किसी भी सर्किट में यूज़ लेते हैं तो क्या सिंबल यूज़ लेते हैं। तो ये ओपेम का सिंबल शो किया गया है।
कई बुक में इस तरह का सिंबल होता है, कहीं में ये 4th और 7th पिन शो नहीं की जाती है, बस 2 इनपुट और 1 आउटपुट को ही शो करते हैं। यहाँ हमने ये शो किया है कि 2nd एंड 3rd 2 इनपुट हैं इसके और ये आउटपुट है। आउटपुट अपन ने 6 पिन पे लिया था, इस आईसी के पिन आउट से हम देख सकते हैं, तो हमने यहाँ मार्क कर दिया 2nd एंड 3rd इनपुट और 6 आउटपुट। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2nd है इन्वर्टिंग इनपुट, तो इन्वर्ट करके ये आउटपुट में देता है सिग्नल को, 180 डिग्री फेज शिफ्ट में मिलता है, इसलिए इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए प्लस यूज़ करते हैं, क्योंकि जिस फेज़ में इनपुट दे रहे हैं उसी फेज़ में हमारा आउटपुट मिल रहा है। अब जैसा कि अभी अपन ने स्पिन आउट में भी देखा, 4th और 7th सप्लाई पिन्स है, तो इसको -VE और 7th पे +VCC दिया, तो ये सिंबल इसका यूज़ लिया जाता है। अब हम चाहें तो ओपेम के जो सिंबल है उसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट को भी शो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम ये सप्लाई शो करें। किसी सर्किट में जब ओपेम को काम में लेंगे तो हम इसका सिंबल इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। टू इनपुट एंड 1 आउटपुट, ये भी करेक्ट है। ये 2nd नंबर पिन है और ये 3rd नंबर पिन है। यहाँ हम नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट में इन्वर्टिंग इनपुट INV करके। दिस इज़ इन्वर्टिंग इनपुट, दिस इज़ नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। और जो 6 पिन है उस पर हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। ये सिंबल भी इसके लिए यूज़ लिया जाता है। तो अभी अपन ने ये देखा कि ओपेम होता क्या है और इसकी आईसी और सिंबल देखी। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि इस ओपेम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओपेम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शॉर्ट में ओपेम बोलते हैं। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी आइडियल ओपेम, आइडियल मतलब आदर्श, कि आदर्श ओपेम में ये गुण होने चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन इज इन्फिनिटी। अब डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन क्या होता है, ये भी हम वैसे इसको डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, लेकिन मैं भी आपको बताती हूँ कि एक होता है इनपुट जो वोल्टेज है अपना। अब देखो आपका जो अपन ने इनपुट के 2 टर्मिनल्स देखे थे, 2nd एंड 3rd। अब सपोज कर लीजिए 2nd पिन पे V1 वोल्टेज है और जो 3rd पिन है, 2nd पिन पे V1 वोल्टेज है, 3rd पिन जो ओपेम है उस पर V2 वोल्टेज है। तो इसका जो इनपुट वोल्टेज होगा वो होगा डिफरेंस ऑफ दीज 2 वोल्टेज, V2 माइनस V1। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि ओपेम एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है, मतलब जो इनपुट सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करता है। सपोज करें ये हमारी 2nd पिन है, ये 3rd पिन है। 2nd पिन पे हमने V1 वोल्टेज लिए हैं, 3rd पे V2 लिए हैं और आउटपुट हमारा जो है वो 6 पिन पे मिल रहा है। अगर इस डिवाइस का गेन A है, एम्पलीफिकेशन का मीनिंग है मतलब जो लो सिग्नल की वैल्यू है उसको बढ़ाकर आउटपुट में देना, तो ये A टाइम्स अगर उसको एम्पलीफाई करता है तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा वो आउटपुट वोल्टेज होगा इन दोनों टर्मिनल के वोल्टेज के डिफरेंस के बराबर है, यानी इसको हम बोलते हैं VID, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज। तो जो आउटपुट होगा वो होगा A टाइम्स ऑफ VID, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसमें आउटपुट मिलता है। अगर हम इसको डिफरेंशियल मोड में काम ले रहे हैं, यानी डिफरेंशियल मोड में अगर ये काम में आ रहा है तो हमारा जो ये गेन होना चाहिए A, दैट शुड बी इन्फिनिटी। आइडियल ओपेम के लिए ये गेन की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए। डिफरेंशियल मोड से मीनिंग ये है कि जो दोनों इनपुट टर्मिनल पे हम सिग्नल दे रहे हैं उनमें फेज शिफ्ट होना चाहिए, और फेज शिफ्ट भी कितना, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए, तब तो वो डिफरेंशियल मोड में कहलाता है। और अगर दोनों इनपुट सिग्नल जो दे रहे हैं हम वो सेम फेज के होंगे तो वो कहलाता है कॉमन मोड। तो अगर हमने यहाँ पे बोला कि अगर जो ये गेन जो ये प्रोवाइड कर रहा है ये अगर डिफरेंशियल मोड में है, ये डिफरेंशियल मोड में कब होगा, जब इनपुट के जो दोनों सिग्नल हैं इनमें फेज शिफ्ट होगा, तब तो ये डिफरेंशियल मोड कहलाएगा। और जब सेम फेज के सिग्नल लगाओगे तो ये कॉमन मोड सिग्नल कहलाएगा। तो हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो डिफरेंशियल मोड है इसका वोल्टेज गेन इन्फिनिटी होना चाहिए आइडियल ओपेम के लिए, और जो कॉमन मोड का वोल्टेज गेन है ये 0 होना चाहिए। ये कॉमन मोड और डिफरेंशियल मोड जब हम ओपेम को पढ़ेंगे कि ओपेम एज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है, उसमें हमको और क्लियर हो जाएगा कि कॉमन मोड क्या होता है और डिफरेंशियल मोड क्या होता है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन शुड बी इन्फिनिटी एंड कॉमन मोड वोल्टेज गेन इज 0। कॉमन मोड वोल्टेज गेन इसका 0 होना चाहिए।
इसके अलावा एक अच्छे एम्पलीफायर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसकी हाई इनपुट इम्पीडेंस होनी चाहिए और लो आउटपुट इम्पीडेंस होना चाहिए। तो जो ओपेम है, ओपेम एक अच्छा एम्पलीफायर है, तो इसकी इनपुट इम्पीडेंस जो होती है आइडियल केस में इन्फिनिटी होनी चाहिए और प्रैक्टिकली ये हाई होनी चाहिए। और आइडियल ओपेम के अंदर जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो ज़ीरो होनी चाहिए और प्रैक्टिकल ओपेम में उसकी वैल्यू लो होनी चाहिए। तो हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल ओपेम की कंसिडर कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि अच्छे एम्पलीफायर के लिए इनपुट रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि इसका इनपुट रेजिस्टेंस, मतलब ये जो इनपुट टर्मिनल्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी होना चाहिए, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट शुड बी ज़ीरो। तो ये फोर्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफसेट वोल्टेज इज जीरो। अब ऑफसेट वोल्टेज जीरो से यहाँ क्या मीनिंग है कि अगर हम इनपुट वोल्टेज जीरो दे रहे हैं, इनपुट पर वोल्टेज जीरो दे रहे हैं, तो हमारा आउटपुट भी क्या मिलना चाहिए, ज़ीरो मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा VID ज़ीरो है, इनपुट पे कुछ भी नहीं दे रहे, V1 V2 ज़ीरो है, तो ये अगर ज़ीरो हुआ तो आउटपुट भी ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका मीनिंग हो गया कि ऑफसेट वोल्टेज इज ज़ीरो, कि जब इनपुट जीरो हो तो आउटपुट भी ज़ीरो प्राप्त होना चाहिए। तो ये आइडियल ओपेम के लिए हो गया ऑफसेट वोल्टेज इज ज़ीरो। बट प्रैक्टिकल ओपेम के अंदर ऐसा नहीं होता। जब हम इनपुट वोल्टेज नहीं भी देते हैं तो भी आउटपुट में कुछ वोल्टेज मिलते हैं, और उन वोल्टेज को नलीफाई करने के लिए हम जो ऑफसेट नल की पिन थी फर्स्ट नंबर एंड फिफ्थ नंबर, उस पर कुछ DC वोल्टेज देते हैं ताकि हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ आइडियल ओपेम के लिए है कि ऑफसेट वोल्टेज शुड बी ज़ीरो। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हुई। अभी नेक्स्ट 5 और देखते हैं हम इसकी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है ओपेम की कि बैंडविड्थ शुड बी इन्फिनिटी। इसकी बैंडविड्थ इन्फिनिटी होनी चाहिए। बैंडविड्थ से क्या मतलब है कि ये जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी फ्रिक्वेंसीज़ है सबको ये एम्पलीफाई करना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जैसे होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर, ऑडियो एम्पलीफायर। तो जैसे हम बोल रहे हैं ऑडियो एम्पलीफायर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये ऑडियो रेंज है 20 से 20 किलो हर्ट्ज़, केवल उसी सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, उसके आगे या बाद वाली फ्रिक्वेंसीज़ को एम्पलीफाई नहीं करेगा। लेकिन ओपेम में ऐसा नहीं है। ओपेम की बैंडविड्थ इन्फिनिटी है, मीन्स ये सारी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है आइडियल ओपेम। तो ये इसकी 6 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि इसकी बैंडविड्थ शुड बी इन्फिनिटी। नेक्स्ट है CMRR शुड बी इन्फिनिटी। अब CMRR क्या होता है? CMRR इज़ कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। इसका फॉर्मूला होता है A/ACM। इस A की जगह अपन ये भी वर्ड काम में ले सकते हैं, AD/ACM। अब ये क्या होता है कि जैसे हमने कहा A क्या पढ़ा था हमने, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी कि डिफरेंशियल मोड गेन। A को रिप्रेजेंट करा था डिफरेंशियल मोड गेन। इसको हम A और सब्सक्रिप्ट D लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि AD क्या है, डिफरेंशियल मोड गेन है। और कॉमन मोड गेन को A लिखकर A गेन को रिप्रेजेंट करता है, CM सब्सक्रिप्ट लगा दी तो ये कॉमन मोड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये देखा था कि जो AD है दैट शुड बी इन्फिनिटी, और कॉमन मोड गेन है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो आइडियल ओपेम के लिए हम कंडीशन पढ़ रहे हैं कि आइडियल ओपेम के लिए CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो इन्फिनिटी होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग है कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये अगर ज़ीरो होगी तो जो रिजल्ट आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। तो ये चीज़ हम पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में देख ही चुके हैं कि ACM शुड बी ज़ीरो, कॉमन मोड गेन शुड बी ज़ीरो। तो ये होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, मीन्स ये कॉमन मोड को रिजेक्ट करना चाहिए और सिर्फ डिफरेंशियल मोड के लिए ही इसका गेन प्राप्त होना चाहिए। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब है स्ल्यू रेट शुड बी इन्फिनिटी। स्ल्यू रेट क्या होती है? स्ल्यू रेट है कि इनपुट में चेंज होने पर आउटपुट कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, वो उसकी स्ल्यू रेट है। वैसे स्ल्यू रेट की डेफिनेशन होती है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। मतलब आउटपुट वोल्टेज में समय के साथ जो अधिकतम परिवर्तन होते हैं वो कहलाते हैं स्ल्यू रेट। और आउटपुट में कब परिवर्तन होंगे? जब इनपुट चेंज होगा। तो हमने कहा कि आउटपुट में जो चेंज है वो इनपुट को कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है वो उसकी स्ल्यू रेट बताता है। और डेफिनेशन है स्ल्यू रेट की
मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज मीन्स टाइम के साथ आउटपुट वोल्टेज में जो अधिकतम परिवर्तन हो रहे हैं वो कहलाती है स्लीव रेट। तो स्लीव रेट आइडियल ओपेम के लिए इन्फिनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका पैरामीटर है ड्रिफ्ट ऑफ पैरामीटर्स विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर शुड बी ज़ीरो। मतलब टेम्परेचर के साथ अपने पैरामीटर्स में जो ड्रिफ्ट आता है, पैरामीटर्स में जो चेंज आता है वो ज़ीरो होना चाहिए। यानी ओपेम के जो पैरामीटर्स हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, उनमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट नॉइज़ शुड बी ज़ीरो। नॉइज़ मतलब एनी अनडिज़ायर्ड सिग्नल इज़ नोन एज नॉइज़। कोई भी अनडिज़ायर्ड सिग्नल है वो नॉइज़ कहलाता है। तो इसके अंदर जो नॉइज़ है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो ये सारी हमने आइडियल ओपेम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ओपेम होता क्या है और ओपेम का सिंबल देखा, इसका आईसी का पिन आउट डायग्राम देखा और कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि किसी भी आइडियल ओपेम के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। थैंक यू।